तो आज का हमारा टॉपिक्स होगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ क्या होता है या क्या आता है। देखिए, हम लोगों को कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दो चार्जेस के बीच हम लोग क्या निकाले थे, फोर्स निकाले थे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, एंड वी नो दैट force is a vector quantity, so we have to must Coulomb's law written in the vector form. We can say that force between two pointed charges is equal to F बराबर K Q1 Q2 by R square in magnitude, and we know that force is a vector quantity, so we have to retain the Coulomb's law F बराबर K Q1 Q2 by R square in the form of vector। यानी कि कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ जो हम दो चार्जेस के बीच में लाए हुए थे वो एक मैग्नीट्यूड सिर्फ लाए थे, डायरेक्शन नहीं बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर्स में। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखना होगा कि कूलॉम्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत बेहतर माना जाता है, क्योंकि फोर्स एक तरह का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए हम लोगों का आज टॉपिक चलेगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले हम लोग दो चार्ज को सपोज कर लेंगे। सपोज वी हैव टू चार्जेस, यहां पर देखिए हम लोग दो चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं, है ना। दो चार्जेस Q1 एंड Q2 है ना। दो चार्जेस हम लोग मान लिए, उधर ज्यादा हो जा रहा है, यहां मान लिए Q1 और एक वेक्टर यहां पर मान लिए हम Q2 वेक्टर मान लिए, ये हम मान लिए Q1 और ये मान लिए Q2। अब इन दोनों का हमें देखिए वेक्टर फॉर्म में लाना है, तो वेक्टर फॉर्म में लाना है, इसीलिए इन दोनों का हम मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर यहां से R1 है, यहां पर R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, और एक मान लेते हैं R2 पोजीशन वेक्टर है, दोनों वेक्टर से ना। यहां पर R1 हो जाएगा और यहां पर R2 पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे। ये दो पोजीशंस वेक्टर मान लिए, ठीक है ना। अब ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर है इसीलिए हम इसको कन्वेंशनली करने के लिए हम मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2। तो हम बोल रहे हैं कि अब देखिएगा यहां से यहां R1 वेक्टर और यहां से यहां R2 वेक्टर। अब हम एक बात और बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच भी तो फोर्स लग रहा होगा ना। तो फोर्स जो लगा रहा है, हम सपोज करते हैं यहां पर एक इस तरीका से लाइन हमें खींचना पड़ा। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये वेक्टर R1 एंड R2 वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, चार्ज Q1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट P से। अब हम ऐसा क्यों माने, क्योंकि हमें इसको कूलॉम्स लॉ को क्या में करना है, वेक्टर फॉर्म में करना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चार्ज Q1 और Q2 का पोजीशंस कहां से ले रहे हैं, पॉइंट P से ले रहे हैं। अब यहां से इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है वो हम निकाल रहे हैं। बताइए, यहां से फोर्स लग रहा है तो फोर्स एक तरह का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी तो एक फोर्स होगा ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे फोर्स अप्लाइड कर रहा है कौन, 1 2 अप्लाइड कर रहा है 1 पर, किस पर, 1 पर, इधर की ओर। फोर्स अप्लाइड ऑन 1 by 2, फोर्स अप्लाइड 1 by 2 के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है। फोर्स जो इधर अप्लाइड कर रहा है 2, और इधर जो इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो कहां हम लोग
यहां से जा रहा है 2 to 1 कंसीडर 1 to 2 ना, पहले ई वेक्टर इधर आ रहा है 1 और 1 से 2 कंसीडर कर रहा है, तो 1 2 to 1 से जो एक वेक्टर लीड कर रहा है 2 से 1 की ओर, हम ये नहीं करें 2 से 1 की ओर जो वेक्टर लीड कर रहा है उस वेक्टर को हम लोग मान ले रहे हैं ये जो इधर का लीड कर रहा है 2 to 1 वेक्टर क्या कर रहा है 2 से 1 की ओर वेक्टर लीड कर रहा है 2 पहले सॉरी 1 से 2 की ओर, तो पहले 1 उसके बाद 2 की ओर जा रहा है, तो 1 से 2 की ओर वेक्टर लीड कर रहा है, तो इसको मान लेंगे 1 2 वेक्टर, यानी वेक्टर लीडिंग कर रहा है, इसको ऐसा वाला आर मानते हैं ना आर, यानी वेक्टर क्या 1 to 2 लीड कर रहा है। अब इधर कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई चार्ज 1, ये हम कह रहे हैं फोर्स अप्लाइड बाय 2 ऑन 1। तो ये इधर की ओर फोर्स हम कह रहे हैं कि 1 लगा रहा है किस पर 2 पर लगा रहा है, तो इधर से भी तो वेक्टर लीड करेगा, मतलब कि यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो देखिए सबसे पहले 2 जा रहा है, 2 के बाद फिर यहां पर 1 आएगा, तो 2 to 1 लीड कर रहा है, तो इस वेक्टर को हम लोग मान लेंगे R2 1 वेक्टर मान लेंगे, R2 1 वेक्टर, ये वेक्टर लीड कर रहा है ना। तो अब इतना चीज हम लोग लिखे हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं सपोज टू चार्जेज Q1 and Q2, two charges Q1 and Q2 of position vector R1 and R2 vector। सपोज या फिर लेट F12 is force applied by 2 on 1 and F21 is force applied by 1 on 2, ये चीजें लिख दिए। V numbered the charge Q1 and Q2 is 1 and 2 for convenience के मतलब हम मान लिए है ना, and R12 is a vector leading from पहले लीडिंग कर रहा है ना, ये फोर्स यहां से स्टार्ट कर रहा है बबुआ, कहां आ रहा है 1 पर, फिर उसके बाद कहां जा रहा है 2 पर, याद रखिएगा बात, इसीलिए फ्रॉम 1 to 2, सो हम लिख सकते हैं according to triangle law of vector addition, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R
1 2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। R1 यहां पर R2 वेक्टर means of that R12 vector is equal to R2 vector minus R1 vector, ये हम लिख सकते हैं। and now let R12 vector is a vector leading from 2 to 1। अब 2 to 1 जा रहा है छोटू, तो ये क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं माइनस R12 वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं वेक्टर्स का रूल से। अब देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड जस्ट वेक्टर को उल्टा कर दिए प्लस माइनस में, तो इसको माइनस R12, ये R12 वेक्टर है और R21 वेक्टर R2 माइनस R1 है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं माइनस हम लोग निकाल दिए R21 वेक्टर और R12 वेक्टर। इसका अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर हमें निकालना है KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए दोनों R12 एंड R21 का जो मैग्नीट्यूड ऑफ द आप देख रहे हैं दोनों का सेम है, और लीडिंग वेक्टर है। मान लीजिए यहां से यहां तक वेक्टर्स का अगर निकालते हैं तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, और वहां आ भी रहा है, बस डिफरेंट क्या आ रहा है, डायरेक्शंस आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं, यहां पर हम कह रहे हैं कि लेट R, ये छोटा r मान ले, लेट R is the magnitude of vector R12 and R21। इन दोनों का हम मैग्नीट्यूड का मान लिए R, और मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप देख रहे हैं सिमेट्री ऑफ फिगर से भी देख रहे हैं, और वहां भी हम लोग प्रूफ करके लाए हैं, और ये फिगर से भी तो देखिए दोनों वेक्टर है, यहां से यहां तक अगर वेक्टर्स का दूरी ले तो दोनों का सेम आएगा, बस वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि फोर्स जो है चार्ज लगा रहा है Q2 पर पहले Q1 लगा रहा है, और Q2 पर पहले Q1 लगा रहा है और Q1 पर Q2 लगा रहा है। फोर्स दोनों डायरेक्शंस में हम करके निकाल रहे हैं ना, तो फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स का डिनोटेशंस में आप लोग जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शंस, किसी भी वेक्टर्स का डायरेक्शंस कौन रिप्रेजेंट्स करता है, कौन दिखाता है, तो यूनिट वेक्टर दिखाता है। तो हम लोग लिख दे लेट R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर, एंड बोल सकते हैं एंड वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, एंड वी नो दैट यूनिट वेक्टर represents the direction of वेक्टर, यानी वेक्टर्स का क्या रिप्रेजेंट्स करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट्स करता है ना, तो डायरेक्शंस का रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शंस निकालना होगा, मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा।
तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसीलिए हम पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। आर वेक्टर ऑफ 1 2 वेक्टर है ना, 1 मिनट। चलिए, तो सॉरी, R12 वेक्टर जो हो जाएगा आपका बाबू, क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R12 वेक्टर, ये हम क्या यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर को डिनोटेशन करते हैं आई कैप से। R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of this vector and we let that magnitude of these two vectors is r। चलिए, ये हो गया। and R21 का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा छोटू, अब देखिए R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और हम लोगों ने यहां पर क्या किया था? R21 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर किया था, तो यहां पर R वेक्टर टू यूनिट वेक्टर ऑफ R21, यूनिट वेक्टर ऑफ R21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R12 डिवाइडेड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R। चलिए, तो अब हम क्या निकालेंगे? दोनों का फोर्स निकालेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। चलिए, इतना तक फिर से हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया। हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले शुरू में ये बताया कि आज का वीडियो जो लेक्चर है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखते हैं सिंस वी नो दैट वेक्टर इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सो we must have to write the Coulomb's law in vector form। यानी कि हम जो Coulomb's law निकाले थे, दो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ही तो निकाले थे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन निकालने का मतलब ये हुआ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए फोर्स को हम लोग क्या करेंगे? एक वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो हमने बोला कि दो गो चार्ज ले लेंगे Q1 और Q2, और उन दोनों का पोजीशन वेक्टर हम मान लेंगे कि R1 एंड R2 है। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन। ओरिजिन हम मान लेते हैं वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, अरे पोजीशन वेक्टर इसका चार्ज का यहां से यहां मान लिया R1, और यहां से यहां पोजीशन वेक्टर R2 मान लिए। और फिर हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच तो चार्ज लगेगा और फोर्स लगेगा, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहां तो ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हम दोनों पोजीशन वेक्टर माने, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, यानी यहां पर ट्रायंगल थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने के लिए हम ये कंसीडर किए कि पहले फोर्स जो लगा रहा है, एक जो फोर्स लगा रहा है चार्ज 2 ऑन 1 पर हम मान लिए F12, और जो फोर्स लगा रहा है तो वेक्टर लीड करेगा किधर से किधर? हम कह रहे हैं कि 1 से 2 की ओर लीड कर रहा है, 1 से 2 की ओर लीड कर रहा है। देखो, तो सबसे पहले कहां आ रहा है बाबू? 1 के बाद फिर कहां जा रहा है? 2 की ओर। वेक्टर जो लीड कर रहा है तो 1 के पास ना पहले आ रहा है वेक्टर, उधर से लगा रहा है 1 to 2, यानी हम कह दिए कि फोर्स लीडिंग कर रहा है, तो उसको हम कंसीडर कर लिए वेक्टर फोर्स लीडिंग 1 to 2 इज रिप्रेजेंटेड एज R वेक्टर 1 2। ये R को माइंड में सेटअप कीजिए कि कौन वाला R हम माने हैं। अब दूसरा क्या कर रहे हैं कि सिर्फ यही तो नहीं ना लगा रहा है, ये भी तो फोर्स उधर की ओर लगा रहा है। तो फोर्स लगा रहा है किधर? जो पहले ही फोर्स लगा रहा है तो सबसे पहले क्या 2 पर जा रहा है, तो 2 to 1 लीड कर रहा है। देखिए यहां से यहां गया 2 के पास, फिर कहां जाएगा? 1 के पास। तो ये 2 to 1 लीड जो कर रहा है वेक्टर, 2 से 1 की लीड कर रहा है वेक्टर, यहां से जा रहा है पहले 2, फिर उसके बाद इधर से जाएगा 1। तो 2 to 1 जो वेक्टर लीड कर रहा है उसको हम मान लिए R21 वेक्टर। तो अब ये दोनों हम कह दिए, तो अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ये दोनों का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड में हमें ये मिला कि दोनों को मैग्नीट्यूड तो सेम है,
बट वेक्टर्स का जो क्या है डायरेक्शंस है वो डिफरेंट है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है इस पर और ये उस पर लगा रहा है, मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट। तो मैग्नीट्यूड जो है देखिए सेम आ रहा है, डायरेक्शन क्या आया, डिफरेंट आया। तो हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑफ निकालना है दो चार्ज के बीच, तो हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर k q1 q2 बाई आर स्क्वायर एंड एट्स डायरेक्शंस के लिए डायरेक्शंस किधर की ओर है वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो पहले r12 का यूनिट वेक्टर निकालना होगा, इसीलिए हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड को सपोज कर लिए r, मान ले कि दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे तो मैग्नीट्यूड हम कह दे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि r मान लिए। जब r मान लिए हम दोनों वेक्टर का, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल दिए, यानी r12 बराबर r यहाँ पर, और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो यहाँ इस तरीका से कर लिए। अब यहीं पर आपको हम कहे थे कि r21 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ r12 वेक्टर, तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर अब उसी को हम यहाँ पर लिख दिए। अब हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन से भी निकल गया, तो हम अब क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, है ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं, सब चीज हम लोग लिख भी लिए हैं, किस तरीका से क्या लिखना है आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि पहले फोर्स ऑन चार्ज 1 अप्लाइड बाय 2, है ना, तो ये हम कह सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने क्या मान लिया था, R माना था, R हो जाएगा, और डायरेक्शंस दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे कैसे, तो इसका हम लोग बताए थे मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r, हो गया ना। अब चलिए एंड f21 वेक्टर क्या हम किए थे, ये भी क्या आएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r डॉट r1 सॉरी r, हाँ माइनस में यहाँ पर आप लाए थे माइनस r12 वेक्टर बाय डिवाइडेड बाय r। अब इसी को आप लिख सकते हैं f21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, यही ना। अब r हम कर दिए, और ये हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका क्या है r12 डिवाइडेड बाय r, है ना। चलिए अब यहां पर हम कह सकते हैं f21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लिख देंगे, और इनके बीच में क्या है फोर्स ऑफ 1 2 वेक्टर, यही तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, यानी कि फोर्स दोनों के बीच मैग्नीट्यूड सेम लगेगा बट डायरेक्शन क्या है डिफरेंट, और ये किसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस ऐसे बोल सकते हैं हेंस we concluded that force applied on two charges, force applied on two charges, force applied on two charges each other for hence we concluded that force applied on two charges each other in
same magnitude but opposite in direction, so we can say that Coulomb's law in vector form, Coulomb's law in vector form follow Newton थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, अरे फोर्स लगता तो है, कोई भी दो वस्तु के बीच फोर्स लगता है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड में सेम, तो ये लिखे कि हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन टू चार्जेज each other in same two charges each other is same magnitude but opposite in direction, so we can say that Coulomb's law in vector form follow Newton's third law, या न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। तो ये न्यूटन्स लॉ कितना आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, आप देख लीजिए, आसान ही आसान है। सबसे पहले तो आपको दो गो चार्ज लेना है, और हम बताए हैं ना टारगेट अगर फिक्स है, शुरू ही वीडियो लेक्चर से हम ये बताते आ रहे हैं कि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, टारगेट। आपके पास इसमें कितना टारगेट फिक्स करना है, देखिएगा, पहला टारगेट जो आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं। देखिए ये जो R है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस, जो चार्ज है उनके बीच के डिस्टेंस है, और हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन लाना है। इसी के लिए तो इतना हम लोग किए, डायरेक्शन लाना है, इसके लिए हम लोग क्या किए कि दो गो हम लोग चार्ज लिए और उसका पोजीशन वेक्टर लिए, कि वह पोजीशन वेक्टर कहां से, P से पोजीशन वेक्टर R1 और R2 लिए, और पोजीशन वेक्टर R1 और R2 फोर्स है दोनों, तो ये तीसरा भी तो फोर्स है, क्योंकि दोनों के बीच में R1 और R2 एक वेक्टर है, तो तीसरा भी तो वेक्टर है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये फोर्स इस पर लगा रहे, वो फोर्स उस पर भी लगा रहा है, तो वही मान लिए कि फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2 is F12, and in this case leading the vector from 1 to 2 is R12, and force applied on 2 by charge 1 is F21, and leading in this case of vectors R21 vectors, and in दो वेक्टर्स है और वेक्टर है, तो इन दोनों को सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला में तो Q बटा R स्क्वायर इसका चाहिए। तो हम इसको वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको हम लोग क्या किए, सोल्व किए, पहले इधर से फिर उसके बाद उधर से, दोनों से कर लेंगे। तो हमें वहां पर यही देखने के लिए आया कि दोनों जो है R12 बराबर आ रहा था क्या, R12 बराबर R2 माइनस R1, और R21 बराबर R1 माइनस R2 आ रहा था। मतलब कि दो, देखिए तो ये दोनों तो सेम होगा ना, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दोनों का सेम होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से लिए हैं, दोनों को लिए है ना, तो एक ही पॉइंट से लिए हुए, तो इसका पोजीशन वेक्टर सेम होगा। अगर मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेटर से ऐसे कीजिए ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे लिए हैं, हम यहां से ऐसे कर दिए, ठीक है, तो एक वेक्टर यहां पर ऐसे है ना, तो देखिए तो ये वेक्टर जो है, ध्यान से देखिए, यही वाला केस में ना इसका पोजीशन वेक्टर ये मान लिए हैं हम, और अगर मान लेते हैं कि इसमें से हम जो भी घटाएंगे R2, दोनों केस में से तो R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 दोनों केस में से आया, तो दोनों केस में से आया, तो इसमें से इसको घटाएंगे चाहे इसमें से इसको घटाएंगे, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा।
इसीलिए इस केस में हम बोले कि इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट, माने दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर आया, इस केस में भी और इस केस में भी। अब आना भी चाहिए था, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या आया, ऑपोजिट आया, जैसा कि हम लोग किए थे। तो जब वहां से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकाल लिए, तो डायरेक्शंस के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि डायरेक्शन किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस को बताता है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकाले, यूनिट वेक्टर आप क्लास 11th में सीखे होंगे कि वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किए। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था, इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड को हम r मान लिए, और एक वेक्टर r2 माइनस r1 और एक वेक्टर r1 माइनस r2 मान रहे थे, इसीलिए हम एक वेक्टर को कह दिए कि नहीं इसका नेगेटिव यानी माइनस कर देंगे, तो वो क्या होगा, वेक्टर के बराबर आएगा ना, ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो वो हम कर दिए। और उसके बाद आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिल गया, तो फोर्स अप्लाइड बाय 1/2, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2 और फोर्स अप्लाइड बाय 2 और 1, दोनों को फोर्स निकालेंगे, और वहां से हम लोग कंक्लूड करके निकाले कि दोनों जो है मैग्नीट्यूड फोर्स का दोनों सेम आ रहा है, लेकिन डायरेक्शंस डिफरेंट आ रहा है। तो यही हम लोग कहते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वायलेट द न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो अब हम लोग हमारा हेडिंग होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। जैसे आप यहां पर एक चार्ज है, मान लीजिए Q1, है ना, कोई चार्ज सोर्स चार्ज हम मान लेते हैं Q, तो यहां पर एक और चार्ज हम मान लेते हैं Q1 हैविंग पोजीशन वेक्टर R1, एक और मान लेते हैं Q2 हैविंग पोजीशन वेक्टर R2, और एक और मान लेते हैं यहाँ पर Q3 पोजीशन वेक्टर R3। इसी तरीका से डॉट 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 जाएगा, हम मान लेते हैं इसको Qn वेक्टर मान लिए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेंगे, Rn। तो फोर्स जो लगेगा ना, वो फोर्स यानी F नेट फोर्स जो होगा, फोर्स अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्जेज Q1, Q2, Q3 के वेक्टोरियली सम यानी वेक्टर हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर और डॉट 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 Fn वेक्टर। तो यहाँ पर F नेट जो फोर्स हो जाए आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर डॉट 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 प्लस और Fn वेक्टर, ये हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसको और आगे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि F नेट निकालना चाहते हैं, तो अभी तुरंत हम लोग लाए हैं फोर्स बराबर फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हम यहाँ पर K है ना, अभी दोनों के साथ में Q1 बटा R1 और यूनिट वेक्टर, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है, R1 है, प्लस Q2 बटा R2 और R2 का यूनिट वेक्टर, प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R3 एंड R3 का यूनिट वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस हम ये बोल सकते हैं Qn डिवाइडेड बाय Rn एंड यूनिट वेक्टर ऑफ Rn, यही ना। तो इसका अगर आप ये निकालते हैं F नेट इज इक्वल टू, तो K तो बाहर हो जाएगा सबके केसेस में, Q भी बाहर हो जाएगा, और ये हम समेशन का चिन्ह दे दिए, समेशन का चिन्ह दे दिए Q1। अब हम कह रहे हैं कि QI मान लेते हैं,
और यहाँ पर आर आई और यूनिट वेक्टर ऑफ आर आई का यूनिट वेक्टर आई बराबर 1 से लेकर n तक, यही हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम बोल सकते हैं, अब देखिए डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन द फोर्स, यही ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज इज the vector sum of individual force acting by the इंडिविजुअल चार्जेस, यही तो है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स है एफ नेट एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, यानी चार्ज है किसी पर गिवन चार्ज दिया हुआ है, उस पर करे गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, सबके साथ क्या कर देंगे, वेक्टोरली सम कर देंगे, ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस by the individual forces acting due to the individual charges, यानी एक्टिंग ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, यानी इंडिविजुअल Q1 Q2 Q3 के जो इंडिविजुअल चार्ज, इसके द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, इसके द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, इसके द्वारा कितना फोर्स, इसके द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, यानी वेक्टोरियली की सबको हम जोड़ देंगे तो इस पर जो टोटल फोर्स एक्टिंग हो रहा है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, आसानी से आप भी लिख सकते हैं, बस खाली ये माइंड में रखिएगा। तो इसको माइंड में रखकर आप कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा हम उधर आपको समझा रहे कैसे लिखेंगे। फोर्स लग रहा है ना, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल चार्जेज इज द, क्या है, इज द सम ऑफ, किसका, इज द सम ऑफ वेक्टर, यानी या फिर ऐसे बोलते हैं इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस यानी ऑल द फोर्सेस या फिर इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट डॉट, और ऐसे एक फिगर बनाकर इस तरीका से लिख देंगे, F1 वेक्टर F नेट वेक्टर निकालना है तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 प्लस F4 वेक्टर डॉट डॉट Fn, और इसको हम फार्मूला पर बैठाकर इस तरीका से कर दिए, समेशंस के फार्मूला पर लिख दिए। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब चलिए, अब ये हुआ कूलॉम्स लॉ हम लोगों का खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चंस करते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चंस को हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम निकालेंगे कि कितना है उस पर चार्जेस, मतलब चार्ज निकालना है या फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, वो क्वेश्चंस हम लिखते हैं, है ना। चलिए, तो आपका क्वेश्चन हम लिख दिए। चलिए देखिए, तो ये हम क्वेश्चन ले लिए और इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ये चार्ज यहाँ पर कितना जो है क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज। और नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, तो फोर्स बराबर आप ये पढ़े हैं बाबू, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के साथ डायरेक्शंस, ये इंक्लूड होना चाहिए। तो
तो अब बताइए यहां से यहां तक की दूरी हमें चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी हमें चाहिए, तब ना फोर्स इसके द्वारा कितना लगाया, इसके द्वारा कितना लगाएगा। और फिर यहां से यहां तक की दूरी भी हमें, यहां से यहां तक की दूरी भी हमें चाहिए, तब इस चार्ज के द्वारा यहाँ पर कितना फोर्स लगाया जाएगा ये निकाला जाएगा। तो अब देखिए इधर जो यहां से यहां शुरू में फोर्स लगा रहे हैं ये है F1 फोर्स। क्या है? F1 फोर्स। तो अब देखिए चार्ज लगा रहा है इस पर ना, ये F1 लगा रहा है किस पर, सॉरी हाँ F ये लगा रहा है इधर, तो चार्ज F1 इधर की ओर आएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिखेंगे कि सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इज इक्वल टू एल, एंड ऑल्सो ये हो जाएगा बाबू कि एडी जो इसका क्या है, मीडियन है, तो वो होता है 2/3। मीडियन जो होता है उसका 2/3 ये हो जाएगा इसके आधा के बराबर, यानी एओ के बराबर हो जाएगा। हम वही कह रहे हैं कि एडी जो होगा सेंट्रॉइड यानी एओ के इतना के बराबर 2/3 एओ होता है। ये +9 में प्रूफ किए होंगे, इसको आप याद रखिएगा। अब सुनिए ना, अगर मान लीजिए कि अगर हमें किसी प्रकार से एडी का वैल्यू पता चल जाएगा तो एओ का वैल्यू भी पता चल जाएगा। अब एओ का वैल्यू पता चल जाएगा, बीओ का भी पता चल जाएगा, और वहां से हम निकाल लेंगे फोर्स। तो हमें अगर एडी का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर लंब डाले है ना, तो एडी इज परपेंडिकुलर टू द बीसी, इसीलिए चलेंगे इन ट्रायंगल ACD में चलिएगा। तो इस एंगल प्रकार से एडी का अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम यहां से एओ का वैल्यू फाइंड कर लेंगे अवश्य। लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी कर दिए है ना, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो अब आपको यहां पर ये देखना है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू एल दिया हुआ है ना, और इसका वैल्यू एल है, जबकि एल फाइंड है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सीधे वाला क्या होता है, पी होता है। 90 का सीधे डिग्री वाला एच होता है, सॉरी हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के मतलब जिस एंगल से आप निकालते हैं उस एंगल का हिसाब से कितना होता है, सीधे वाला क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये तो एंगल होता है सभी का, मान लीजिए ये होता है, सॉरी हाँ, इसका वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना होगा 60 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन हम इस ट्रायंगल में चल रहे हैं तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के सीधे अगर हम देखेंगे तो पी वाला है, बी दे रहा है, और एच बी ए हो जा रहा है। अरे हमको निकालना है कौन, ये वाला। अब इसके हिसाब से पी और बी बाई एच का रिलेशन किसका देता है, कोस थीटा का। तो वही हम लिख सकते हैं कि कोस 30 डिग्री बराबर बी कितना है, ए डी, और डिवाइडेड बाई एल देता है। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा AD बाई एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर एल हो जाएगा, है ना। अब चलिए तो देखिए, तो ये जो हुआ यहाँ पर आप लोग को AD इज इक्वल टू कितना, सॉरी AD इज इक्वल टू होता है, मिस्टेक से लिख दिए थे,
एडी किसी भी इसका फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा इसका एडी, एडी जो आप निकाल रहे हैं एडी ना, वो आपका होता है 3/2 ऑफ एओ, 3/2 ऑफ एओ, एडी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 ऑफ एओ, ये होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे तो इसका एडी का वैल्यू आप कितना ला लिए, तो एडी इज इक्वल टू आप यहां पर लिख सकते हैं √3/12 है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एडी इज इक्वल टू, एडी के जगह पर हम लोग लिखेंगे √3/12, ये डायरेक्ट हम यहाँ कर दे, गुना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू बढ़ जाएगा एओ, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 से 1/√3 आ गया, यानी कितना बचा L/√3 का वैल्यू आ गया एओ का वैल्यू। अब एओ का वैल्यू आ गया तो यहां से यहां के बीच का फोर्स निकालेंगे, पहले फोर्स ऑफ 1 निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां से यहां एओ बीओ सीओ सब तो बराबर है ना, तो निकालेंगे F1 वेक्टर निकालिएगा आप, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर हो जाएगा आपका एक के क्यू और छोटा वाला क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी L/3 का होल स्क्वायर आप कीजिएगा, तो L/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, यानी फोर्स आप निकालेंगे वेक्टर 1 का, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू और यहाँ पर L/3 का होल स्क्वायर, सॉरी L/√3 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना। यही आपका क्या आएगा 3KQ/L स्क्वायर। अभी किधर की ओर आएगा, एलोंग बोल सकते हैं एओ, अभी एलोंग ये बोल सकते हैं एओ, ये एलोंग एओ का आया। जब इसका आप निकालिएगा, समझा दे रहे आप कर लीजिएगा, इसका निकालिएगा तो उतना ही आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कुछ और इसका डायरेक्शन कुछ है, डायरेक्शन पता नहीं है, इसीलिए इन दोनों को कंक्लूजन कीजिएगा तो आर वेक्टर आ रहा है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, और इनका मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड कुछ, इसका जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड कीजिएगा तो, और ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, F1 के जस्ट अपोजिट के डायरेक्शन में हो जाएगा, इसीलिए सब जोड़िएगा तो यहाँ पर फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप थ्योरम के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं कि यदि आप फोर्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।